मनोविज्ञान में ना एक बहुत ही डराने वाली बात कही जाती है। अच्छा, क्या बात है वो? यही कि जो इंसान आपसे बेइंतहा प्यार करता है ना, वही आपको सबसे खौफनाक तरीके से तबाह भी कर सकता है। और पता है, इसकी जड़ें किसी ताज़ा धोखे में नहीं होती। मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा किस तरफ है। हाँ, मतलब ये जड़ें होती हैं 12 साल की उम्र में मिले किसी ऐसे गहरे घाव में जिसका कभी कोई इलाज ही नहीं हुआ। एक ऐसा आघात जो ना दिमाग की पूरी वायरिंग को ही बदल कर रख देता है। एकदम सही कहा आपने। और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का विषय भी बिल्कुल यही मनोवैज्ञानिक उलझन है। हम हाँ, इसी बात को गहराई से डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। तो आज हम दुर्जोय दत्ता की नॉवल वर्ल्ड्स बेस्ट बॉयफ्रेंड के कुछ शुरुआती अंशों का विश्लेषण कर रहे हैं। पेंगुइन बुक्स की एक कहानी ऊपरी तौर पर देखने में शायद किसी कॉलेज रोमांस जैसी लगे। हाँ, नाम से तो ऐसे लगता है। वही तो। लेकिन असल में ये मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा और सच कहूं तो परेशान करने वाला अध्ययन है। सही बात है। हमारा उद्देश्य यहाँ इस कहानी के माध्यम से ये समझना है कि कैसे बचपन के वो गहरे आघात, जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो कैसे काम करते हैं। और वो असुरक्षाएं। हाँ, वो गहरी असुरक्षाएं आगे चलकर वयस्क जीवन में बेहद टॉक्सिक या विषाक्त रिश्तों की नींव रखती हैं। यहाँ एक बात शुरुआत में ही स्पष्ट कर देना जरूरी है। हाँ, वो डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हम स्रोत सामग्री में दी गई घटनाओं के सिर्फ मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कोई पात्र नैतिक रूप से सही है या गलत, इसका फैसला सुनाना हमारा काम नहीं है। हम सिर्फ उस क्यों और कैसे के पीछे का विज्ञान समझ रहे हैं। वो विज्ञान जो एक मासूम बच्चे को मतलब एक शिकारी में बदल देता है। तो इस विश्लेषण की शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है हाशिए पर धकेले रहे बचपन के दर्द से। और इसके केंद्र में है 12 साल का एक लड़का, ध्रुव। ध्रुव का बचपन किसी भी सामान्य बच्चे जैसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने माता पिता के बेहद कड़वे और भद्दे तलाक के बीच फंसा हुआ है। देखिए, एक 12 साल के बच्चे के लिए ना उसका घर और उसके माता पिता ही उसकी पूरी दुनिया होते हैं। उसका सुरक्षा चक्र होते हैं वो। बिल्कुल। और जब वो चक्र टूटता है ना, तो बच्चे के दिमाग में एक लगातार बजने वाला खतरे का अलार्म सेट हो जाता है। और ध्रुव के मामले में तो यार ये अलार्म स्कूल में भी बंद नहीं होता। हम्म। मतलब उसकी माँ उसी स्कूल में टीचर है। हाँ, और स्कूल में क्या अफवाह फैली हुई है। वही ना, कि उनका स्कूल के प्रिंसिपल के साथ अफेयर चल रहा है। अब एक 12 साल के बच्चे की कल्पना कीजिए। बहुत भयानक स्थिति है। वो वॉशरूम में छिपकर स्कूल के सीनियर लड़कों को अपनी माँ के बारे में भद्दी बातें सुनते हुए सुनता है। वो लड़के सीसीटीवी फुटेज की बात कर रहे हैं, एक गिरी हुई पेंसिल उठाने के वाक्य को बहुत ही अश्लील तरीके से बयां कर रहे हैं। अरे बाप रे। मतलब एक बच्चे का दिमाग जो भी ठीक से दुनियादारी समझता भी नहीं है, वो अपनी माँ के चरित्र पर उठ रहे इन सवालों को कैसे प्रोसेस करता होगा। सच कहूं तो वो इसे प्रोसेस कर ही नहीं पाता। मनोवैज्ञानिक रूप से ना बच्चा अपने माता पिता को भगवान की तरह देखता है। एकदम त्रुटिहीन और पवित्र, है ना? हाँ। बिल्कुल। और जब उस छवि पर ऐसा सीधा हमला होता है ना, तो बच्चे के अंदर एक कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा होता है। मतलब उसके दिमाग में दो विरोधी विचार आपस में भयानक तरीके से टकराते हैं। एक तरफ वो माँ है जिसने उसे जन्म दिया, और दूसरी तरफ वो बातें जो दुनिया उसके बारे में कह रही है। इस टकराव में ना बच्चे का पूरा वजूद हिल जाता है। और रही सही कसर उसके पिता पूरी कर देते हैं। हाँ। ध्रुव की माँ उसे छोड़कर चली जाती है और कस्टडी मिलती है उसके शराबी पिता को, जो दिन रात एक ही बात दोहराता रहता है। औरतें झूठ बोलती हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक पिता की अपनी पत्नी को लेके हताशा नहीं है। नहीं, बच्चे के लिए तो ये कुछ और ही बन रहा है। वही तो, ध्रुव के उस विकासशील दिमाग के लिए जो हर दिन नई चीजें सीख रहा है, ये एक यूनिवर्सल सच बनता जा रहा है। उसके दिमाग में औरतों को लेकर अविश्वास का एक बीज बहुत गहराई में बोया जा रहा है। और इस कहानी का दूसरा पहलू अरण्या है। अरण्या की लड़ाई तो अपने खुद के शरीर से ही है। उसे है ना जनरलाइज्ड विटिलिगो है। ये त्वचा की एक ऐसी स्थिति है जिसमें मेलानिन की कमी के कारण शरीर पर बड़े बड़े सफेद पैच पड़ जाते हैं। हाँ, और समाज, खासकर स्कूल के बच्चे जो अक्सर अपनी अज्ञानता में बेहद क्रूर हो सकते हैं, वो उसे एक अछूत और बीमार लड़की की तरह देखते हैं। मतलब स्कूल तो छोड़िए, उसका अपना घर उसके लिए एक युद्ध का मैदान है। हाँ, उसके माता पिता उसके भाई समीर को स्पष्ट रूप से ज्यादा प्यार करते हैं। स्रोत में ना एक बहुत ही परेशान करने वाला वाकया है जहां उसका अपना भाई उस पर एक हॉरर मूवी चकी की सीडी फेंकता है। अरे हाँ, वो पल तो बहुत ही भयानक है। और वो कहता है कि वो बिल्कुल उस डरावनी गुड़िया जैसी दिखती है।
मतलब जब आपका अपना परिवार आपको एक राक्षस की तरह ट्रीट करे तो एक बच्ची अपने बारे में क्या सोचेगी? वो वही सोचेगी जो दुनिया उसे बता रही है। मनोविज्ञान में ना इसे इंटरनलाइजेशन ऑफ डिसगस्ट कहते हैं। मतलब खुद से ही घृणा करने लगना। बिल्कुल। जब आपके आसपास के लोग, खासकर आपके अपने, आपको घृणा के नजरों से देखते हैं तो आप खुद को ही उसका जिम्मेदार मान लेते हैं। अरण्या ने ये मान लिया है कि वो प्यार के या सामान्य व्यवहार के लायक ही नहीं है। तो इस तरह ध्रुव और अरण्या दोनों ही अपने अपने तरीके से एक चरम एकाकीपन में जी रहे हैं। और यही वो बिंदु है जहाँ ये दोनों टकराते हैं। मैं इसे ना कुछ इस तरह से देखती हूँ। ये ऐसा है जैसे दो लोग एक डूबते हुए जहाज से बचकर किसी अनजान टापू पर आ गए हों। ध्रुव अपनी माँ से जुड़ी शर्मिंदगी से बचने के लिए क्लास में सबसे पीछे जमीन पर बैठता है। और अरण्या भी वहीं होती है, क्योंकि उससे कोई बात नहीं करना चाहता। हाँ, और जब अरण्या उस दिन ध्रुव से बात करती है ना, तो ये कोई सामान्य स्कूल की दोस्ती नहीं लग रही मुझे। नहीं, ये बिल्कुल सामान्य नहीं है। तकनीकी भाषा में कहें तो ये एक ट्रॉमा बॉन्ड की शुरुआत है। ट्रॉमा बॉन्ड, इसे थोड़ा समझाएंगे? हाँ, देखिए, जब दिमाग को हर तरफ से सिर्फ खतरा और तिरस्कार महसूस होता है ना, तो हमारा नर्वस सिस्टम हमेशा हाइपर अलर्ट मोड में रहता है। जैसे हमेशा किसी हमले के लिए तैयार रहना। बिल्कुल। और ऐसे में जब कोई दूसरा इंसान आपको बिना जज किए स्वीकार कर लेता है तो आपका दिमाग उस इंसान को अपना सर्वाइवल मैकेनिज्म मान लेता है, जिंदा बचने का जरिया। तो ध्रुव के लिए अरण्या वो पहली लड़की है जिसने उसे धोखा नहीं दिया। हाँ, और अरण्या के लिए ध्रुव वो इंसान है जो उसकी त्वचा के रंग के पार जाकर उसे एक इंसान की तरह देख रहा है। और उनका रिश्ता बहुत तेजी से गहरा होता है। वे साथ में पाइनएप्पल सैंडविच खाते हैं, ब्लैक बोर्ड पर अपने भविष्य के घर का चित्र बनाते हैं, एक ऐसा घर जिसमें 2 कंप्यूटर होंगे। बच्चों की मासूमियत देखिए आप। वही तो। ध्रुव बिना किसी झिझक के अरण्या का हाथ पकड़ता है और वादा करता है कि वो जीवन भर उसके लिए नाश्ता बनाएगा और उसकी हर चीज से रक्षा करेगा। उन दोनों ने उस क्रूर दुनिया के बीच ना अपनी एक छोटी सी सुरक्षित दुनिया बना ली थी। लेकिन फिर आता है वो दिन जो इस मासूमियत का बहुत ही दर्दनाक तरीके से अंत कर देता है। हाँ, ये कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। दोनों को स्कूल के एक स्टोर रूम में पकड़ लिया जाता है और सीधे स्कूल कमेटी के सामने पेश किया जाता है। वहां का दृश्य सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अरण्या के पिता कमेटी के सामने सबके बीच उसे बुरी तरह पीटते हैं। हाँ, उसके बाल खींचते हैं, गालियां देते हैं। वो चिल्लाकर कहते हैं कि अगर इस घटना की वजह से अरण्या की स्कॉलरशिप छिन गई ना, तो वो उसकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते। और उस खौफनाक पल में अरण्या एक बहुत बड़ा झूठ बोलती है। एक ऐसा झूठ जो सब कुछ बदल देता है। वो कमेटी से कहती है कि ध्रुव ने उसे जबरदस्ती चूमने की कोशिश की। और इतना ही नहीं, वो ये भी कहती है कि ध्रुव ने धमकी दी थी कि उसकी माँ स्कूल की प्रिंसिपल को जानती है, कि वो उसे फेल करवा देगा। हाँ, अब मैं यहाँ ना थोड़ी देर के लिए रुकना चाहूंगी। मेरा एक तीखा सवाल है, क्या हम अरण्या को इस झूठ के लिए पूरी तरह से खलनायक मान सकते हैं? ये एक जटिल सवाल है। देखिए, उसकी पृष्ठभूमि देखिए। वो एक गरीब परिवार से है। उसका पिता सबके सामने उसे जानवरों की तरह पीट रहा है। उसका भविष्य, उसकी स्कॉलरशिप, सब कुछ दांव पर लगा है। हाँ, वो बहुत डरी हुई है। ऐसे में क्या ये सिर्फ एक इंसान की जिंदा बचने की फितरत या सर्वाइवल इंस्टिंक्ट नहीं थी? क्या उसका वो इंस्टिंक्ट उसके पहले प्यार से ज्यादा ताकतवर नहीं साबित हुआ? आपके इस तर्क में बहुत वजन है। अगर हम इसे न्यूरोलॉजी की नजर से समझे ना, तो जब कोई इंसान, विशेषकर एक बच्चा, अत्यधिक शारीरिक या मानसिक खतरे में होता है तो उसका दिमाग अलग तरीके से काम करता है। बिल्कुल। उसके दिमाग का तार्किक हिस्सा, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो काम करना बंद कर देता है। दिमाग पूरी तरह से फाइट और फ्लाइट, यानी लड़ो या भागो वाले सर्वाइवल मोड में चला जाता है। मतलब वो उस पल सोच ही नहीं रही थी कि वो क्या कह रही हैं। सही कहा। उस पल में अरण्या का दिमाग सही या गलत का फैसला कर ही नहीं रहा था। उसका दिमाग सिर्फ उस दर्द और मार से बचने का सबसे तेज रास्ता ढूंढ रहा था। और वो रास्ता था ध्रुव को आगे कर देना। लेकिन ध्रुव के दिमाग में इस घटना को कैसे प्रोसेस किया? उसके लिए तो ये सिर्फ एक स्कूल का झूठ नहीं था ना? बिल्कुल नहीं। ध्रुव के लिए ये एक साइकोलॉजिकल ब्रेक था। मतलब एक तरह से उसका मानसिक संतुलन ही टूट गया। जाहिर है, उसकी तो पूरी दुनिया इस एक विश्वास पर टिकी थी कि अरण्या उसे कभी धोखा नहीं देगी। और सोचिए, उसकी माँ उसे छोड़ चुकी थी। दुनिया उसकी माँ पर उंगलियां उठा रही थी और उसके पिता ने उसके दिमाग में एक बात फीड कर दी थी। औरतें झूठ बोलती हैं। हाँ, और जब अरण्या ने वो झूठ बोला ना, तो ध्रुव के दिमाग में वो अलार्म हमेशा के लिए बज उठा।
कि उसका पिता बिल्कुल सही था। उसका वो आखिरी सुरक्षा कवच भी चकनाचूर हो गया। अरे बाप रे, एक 12 साल के बच्चे के लिए ये कितना भयानक रहा होगा। बहुत भयानक। जब दिमाग को इतना बड़ा आघात लगता है ना, तो वो खुद को पूरी तरह टूटने से बचाने के लिए अपनी सारी पीड़ा, सारा दर्द एक खौफनाक गुस्से में बदल देता है। और वो गुस्सा जिस तरह से बाहर आता है, वो किसी भी इंसान को विचलित कर सकता है। ध्रुव उस कमेटी रूम से बाहर आता है जहां बाकी बच्चे तमाशा देखने जमा है। और वो क्या करता है? अपने उस दर्द को छिपाने के लिए ना, वो एक और भी भयानक झूठ गढ़ता है। वो जोर जोर से हंसते हुए सबके सामने कहता है कि उसने अरण्या को सिर्फ इसलिए कपड़े उतारने पर मजबूर किया क्योंकि उसकी बाकी लड़कों से शर्त लगी थी कि उसकी वो सफेद दाग वाली बीमारी पूरे शरीर पर है या नहीं। हाँ, ये बहुत ही घिनौना था। हाँ, और वो यही नहीं रुकता। वो अरण्या को चिड़ियाघर का जानवर और दुनिया की सबसे बदसूरत चीज कहता है। उसने अरण्या की सबसे गहरी असुरक्षा पर वार किया। बिल्कुल, उसके उस डर को जो वो बचपन से झेल रही थी, उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और उसे सबके सामने मनोवैज्ञानिक रूप से नंगा कर दिया। ये सिर्फ एक बच्चे का गुस्सा नहीं था, ये एक ऐसे दिमाग का पलटवार था जिसे लगता है कि अगर मैं दूसरों को दर्द दूंगा तभी मैं खुद के दर्द से बच पाऊंगा। सच में, इस एक घटना ने ना दोनों की उस मासूमियत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। और यहां से ये चर्चा एक बहुत ही स्याह मोड़ लेती है। अब हम कहानी में 6 साल आगे जाते हैं, जब ये दोनों बच्चे 18 साल के वयस्क हो चुके हैं। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे बचपन के वो अनसुलझे घाव एक टॉक्सिक व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। हाँ, ध्रुव अब 18 साल का है और वो पूरी तरह से एक प्रतिशोधी इंसान बन चुका है। उसकी मौजूदा गर्लफ्रेंड है सात्विका। सात्विका एक दिन करण नाम के किसी लड़के के साथ फिल्म देखने जाती है और ध्रुव से ये बात छिपा लेती है। मतलब बस एक छोटा सा झूठ। लेकिन ध्रुव का इसके प्रति जो रिएक्शन है ना, वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। एकदम नहीं। वो सात्विका के घर पहुंच जाता है और उसके बेहद रूढ़िवादी और सख्त माता पिता के सामने बैठ जाता है। और जो वो वहां करता है, वो गुस्से में लिया गया कोई अचानक फैसला नहीं है। ये एक बहुत ही सोची समझी क्रूरता है, जहां दिमाग भावनाओं को पूरी तरह से बंद कर देता है। ध्रुव उन माता पिता के सामने असली दिखने वाले झूठे आंसू बहाता है और रोते हुए वो उनके सामने सात्विका के साथ अपने शारीरिक संबंधों की एक एक बारीकी बयान करने लगता है। वो भी इतनी बेशर्मी से। हाँ, वो बताता है कि कैसे उन्होंने घर के बेडरूम में, बालकनी में, यहाँ तक कि किचन स्लैब पर शारीरिक संबंध बनाए। वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि सात्विका के माता पिता उसकी जिंदगी को पूरी तरह से नर्क बना दें। और जब वो वहां से निकल रहा होता है, सात्विका बालकनी से रोते हुए पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। और ध्रुव का जवाब सुनिए। वो कहता है, मैं औरतों से जितना प्यार करता हूँ उतनी ही नफरत भी करता हूँ। अब अगर हम इस घटना के पीछे के विज्ञान को समझे ना, तो ध्रुव असल में सात्विका के उस छोटे से झूठ पर प्रतिक्रिया दे ही नहीं रहा है। वो सात्विका को सजा नहीं दे रहा है। मुझे ना ये कुछ ऐसा लगता है जैसे ध्रुव का दिमाग एक बेहद खराब हो चुके स्मोक डिटेक्टर की तरह काम कर रहा है। स्मोक डिटेक्टर कैसे? जैसे कोई स्मोक डिटेक्टर किचन में जरा सी भाप उठने पर भी पूरे घर में पानी बरसाने लगे और सब कुछ तबाह कर दे। सात्विका का वो झूठ उस स्मोक डिटेक्टर के लिए एक छोटी सी भाप था, लेकिन ध्रुव के दिमाग ने उसे एक भयंकर आग मान लिया। क्या बात है, बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। क्योंकि असल में वो 18 साल का ध्रुव रिएक्ट कर ही नहीं रहा है। वो तो आज भी वही 12 साल का बच्चा है जो कॉमेडी रूम में खड़ा है, जिसे उसकी माँ ने छोड़ दिया था और जिसे अरण्या ने धोखा दिया था। बिल्कुल। उसे हर झूठ बोलने वाली औरत में ना अपनी माँ और अरण्या नजर आती है। सात्विका की जिंदगी बर्बाद करके उसे मनोवैज्ञानिक रूप से ये महसूस हो रहा है कि उसने अपने अतीत पर नियंत्रण पा लिया है। ये बहुत ही गहरा विश्लेषण है। ध्रुव ने 12 साल की उम्र में खुद को दर्द से बचाने के लिए जो आक्रामक डिफेंस मैकेनिज्म बनाया था, वो अब उसकी पूरी पर्सनैलिटी बन चुका है। और दूसरी तरफ अगर हम 18 साल की अरण्या को देखें तो उसकी स्थिति भी कम भयावह नहीं है। वो अब 73 किलो की हो चुकी है और गंभीर बॉडी इमेज की समस्याओं से जूझ रही है। हाँ, वो खुद को लेकर बहुत असुरक्षित है। जब वो समीर नाम के एक लड़के से वीडियो कॉल पर बात करती है ना, तो वो कमरे की लाइट बंद कर देती है, लैपटॉप की ब्राइटनेस सबसे कम कर देती है। क्यों?
ताकि समीर उसके शरीर को, उसकी उस त्वचा को ठीक से न देख सके। और वो लगातार खुद की तुलना समीर की एक्स गर्लफ्रेंड से करती है, जो पतली और खूबसूरत है। अरन्या खुद को अंदर ही अंदर कोसती है, खुद को बदसूरत मानती है। जब हम इस व्यवहार को उस 12 साल की उम्र वाली घटना से जोड़ते हैं ना, तो एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई सामने आती है। ध्रुव का वो चिड़ियाघर का जानवर वाला कमेंट हवा में गायब नहीं हुआ था। नहीं, वो कमेंट अरन्या के अवचेतन मन में बहुत गहराई तक बैठ गया था। इतना गहरा कि अरन्या ने उसे अपना सच मान लिया। ध्रुव को अब उसे चोट पहुंचाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अरन्या खुद अपनी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। वो खुद को हर दिन सजा दे रही है। हाँ, वो हर दिन खुद को आईने में देखती है और अनजाने में खुद को वही चिड़ियाघर का जानवर कहकर प्रताड़ित करती है। देखिए, यही ट्रॉमा की सबसे बड़ी त्रासदी है। ट्रॉमा सिर्फ वो नहीं है जो बाहर किसी घटना के रूप में आपके साथ घटित हुआ। तो फिर ट्रॉमा असल में है क्या? ट्रॉमा वो है जो उस घटना के बाद आपके शरीर और आपके दिमाग के अंदर हमेशा के लिए घर कर जाता है। अगर इन घावों पर सही समय पर ध्यान न दिया जाए ना, तो इंसान का पूरा नजरिया ही विकृत हो जाता है। ये कहानी सच में सोचने पर मजबूर करती है। हम हमारे समाज में अक्सर कितने ही लोगों के टॉक्सिक व्यवहार को देखते हैं। कोई इंसान रिश्तों में बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग होता है, कोई बात बात पे हिंसक हो जाता है, या कोई लड़की जो खुद से इतनी नफरत करती है कि हर अच्छे इंसान को खुद से दूर कर देती है। हाँ, और हम बहुत आसानी से सिर्फ उनके व्यवहार को देखकर उन्हें जज कर लेते हैं, उन पे लेबल लगा देते हैं कि ये तो ऐसा ही है। लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि उन विषैले व्यवहारों के पीछे अक्सर एक बहुत ही डरा हुआ, टूटा हुआ बच्चा छिपा होता है, जो आज भी अपने अतीत के किसी खौफनाक पल से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। लोग कहते हैं कि समय हर घाव भर देता है, लेकिन समय अपने आप में कोई मरहम नहीं है। समय सिर्फ घावों के ऊपर एक परत चढ़ा देता है। अगर उस घाव के अंदर का जहर नहीं निकाला गया ना, तो वो समय के साथ पूरे चरित्र को सड़ा देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ध्रुव का वो बेइंतहा मासूम प्यार, जो कभी नाश्ता बनाने और रक्षा करने के वादों से भरा था, वो एक क्रूर और ठंडी नफरत में बदल गया। और अरन्या की वो जिंदा बचने की फितरत खुद को इस दुनिया की नजरों से हमेशा के लिए अंधेरे में छिपा लेने की आदत में बदल गई। आज के इस विस्तृत विश्लेषण के बाद ना, इस किताब का शीर्षक वर्ल्ड्स बेस्ट बॉयफ्रेंड एक बहुत ही गहरे और डरावने व्यंग्य की तरह छुपता है। एक ऐसा व्यंग्य जो इंसान की सबसे बड़ी कमजोरियों पर चोट करता है। और ये पूरी चर्चा अंत में हमें एक ऐसे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है जो बहुत बेचैन करने वाला है। मतलब जरा सोचिए। क्या सवाल? अगर बचपन में कोई इंसान इतने गहरे स्तर पर टूट चुका हो, उसके दिमाग की पूरी वायरिंग ही अविश्वास और धोखे पर सेट हो गई हो, तो क्या वो इंसान कभी भी वास्तव में एक स्वस्थ और सामान्य रिश्ते में रह सकता है? ये सच में बहुत ही डराने वाला विचार है। या फिर वो जीवन भर हर नए इंसान में सिर्फ अपना वो पहला धोखा ही ढूंढता रहेगा और अनजाने में खुद को बचाने की जद्दोजहद में वही दर्द और वही घाव दूसरों को देता रहेगा जो उसे बचपन में मिला था। खैर, इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।